हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल A1 मैथ्स बाय अनिल सर में आपका स्वागत है। आज नंबर सिस्टम का सेकेंड नंबर क्लास है, जिसमें मैंने आपको कल बताया इसकी बेसिक बातों को, जो भी संख्याएं हो पाती हैं, जैसे प्राकृत सम संख्याएं, विषम संख्याएं, ये सब मैंने आपको कल बताया था। अभाज्य संख्याएं किस प्रकार की संख्याएं होती हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, वो मैंने आपको सिंपल वे से बताया था। आज हम लोग का 10 नंबर चैप्टर 10 नंबर का जो प्रश्न आता है नंबर सिस्टम से मैट्रिक एग्जाम में, वो आज से स्टार्ट हो रहा है। तो कल बेसिक बातें थी, आज हम लोग को 10th के सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं अपने सेशन की तरफ। हम लोग का जो चैप्टर है, फर्स्ट नंबर चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है आप ये समझिए। पहले इस दुनिया की जितनी भी संख्याएं हैं वह सभी संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती है। इस दुनिया की जितनी भी संख्याएं हैं वह सभी संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती हैं। यानी आप कहने का यह मतलब हुआ कि सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, रूट संख्या, पूर्णांक, भिन्न संख्या, कोई भी संख्या आपको नजर जो आती है वह सभी वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे। एक होता है परिमेय संख्या और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। तो वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या दो भागों में बढ़ जाती है। यहां से यह दोनों भाग जो होता है, दोनों भाग एक दूसरे से काफी भिन्न होता है, कहीं भी एक दूसरे को मैचिंग नहीं करता है, मिलता नहीं है। यानी इसकी जो एग्जाम्पल होगी इसमें नहीं मिलेगी और इसकी जो एग्जाम्पल होगी इसमें नहीं मिलेगी। इसका यह मतलब हुआ कि इसका संपत्ति इसमें नहीं होगा, इसका संपत्ति इसमें नहीं होगा। ये दोनों अलग अलग होते हैं। तो आप समझ चुके हैं कि वास्तविक संख्या जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या जो होते हैं, अब परिमेय संख्या की जो परिभाषा होता है वो ऐसा होता है कि वैसी संख्या जो अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके, वैसी संख्या जिसे अंश बटा हर के रूप में यानी p बटा q के रूप में लिखा जा सके, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। और वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। आप ऐसे समझिए कि जिस संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे जो बटा के रूप में हो और अंडर रूट से बाहर हो, लेकिन जो अंडर रूट में जो संख्याएं होती है उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वह दो प्रकार का होता है। आप अभी से ही ये समझते चलिए कि परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वह दो प्रकार का होता है। एक होता है शांत आवर्ती, शांत आवृत्ति बोल सकते हैं, और एक होता है अशांत आवर्ती यानी अशांत आवृत्ति बोल सकते हैं, या आप आवर्ती भी बोल सकते हैं। तो परिमेय संख्या का दो प्रकार का दशमलव प्रसार होता है, एक होता है शांत आवर्ती और एक होता है अशांत आवर्ती। कब होता है शांत आवर्ती, कब होता है अशांत आवर्ती, इसके कंडीशन है। शांत आवर्ती होने के लिए परिमेय संख्या का जो हर होना चाहिए उसका रूप होना चाहिए 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n में, यानी 2 के पावर m और 5 के पावर n में होना चाहिए, तब ये शांत आवृत्ति होंगे। और उसके हर अगर 2 की पावर m और 5 की पावर n में नहीं बल्कि कोई दूसरे डिजिट में है तो उसके होते हैं अशांत आवर्ती होते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि अपरिमेय संख्या के दशमलव प्रसार कैसे होते हैं। तो अपरिमेय संख्या के दशमलव प्रसार होते हैं अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। अब इसका हम लोग मतलब समझते हैं। शांत आवर्ती का मतलब होता है
कि दशमलव के बाद डिजिट खत्म हो जाएगी, उसके बाद कोई डिजिट नहीं होगा। दशमलव के बाद कुछ डिजिट होंगे, एक दो डिजिट होंगे और उसके बाद समाप्त हो जाएंगे 2-4 लेटर। अब इसमें जो है अशांत आवृत्ति में जो होता है दशमलव के बाद डिजिट जो है रिपीट होकर पुनरावृत्ति करके आती है, पुनरावृत्ति होकर आती है और सेम डिजिट पुनरावृत्ति होकर आती है, रेकरिंग वाला आता है। और अशांत आवृत्ति में क्या होता है कि दशमलव के बाद डिजिट आती है लेकिन रिपीट भी नहीं होती है, पुनरावृत्ति भी नहीं होती है, बदल के आती है, चेंज हो के आती है, उसे हम लोग अशांत अनावर्ती कहते हैं। तो ये हुआ परिमेय संख्या का डिफिनेशन और ये हुआ अपरिमेय संख्या का डिफिनेशन। परिमेय संख्या से काफी मिलता जुलता होता है भिन्न। भिन्न को भी हम लोग कहते हैं कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो उसे हम लोग भिन्न कहते हैं। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि यहां जो pq होता है वह pq धनात्मक पूर्णांक होता है, धन पूर्णांक होता है, धन पूर्णांक होता है। यहाँ pq जो होता है वह धन पूर्णांक होता है, यानी धनात्मक पूर्णांक होता है, लेकिन इसमें धनात्मक ऋणात्मक दोनों पूर्णांक होते हैं। सभी भिन्न को हम लोग परिमेय संख्या कह सकते हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्या को भिन्न नहीं कह सकते। आप ये ध्यान रखिएगा, एक नंबरिया प्रश्न इस प्रकार का आता है। अब हम लोग चलते हैं, दो शब्द हम लोग ने लिया है, एक गुणज लिया है और एक भाजक लिया है। गुणज का एक और नाम है अपवर्त्य और भाजक का एक और नाम है अपवर्तक। क्या होता है ये आप समझिए, ये आप एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए कि मैं बात कर रहा हूं 3 और 15 की, 3 और 15 की बात कर रहा हूं, तो आप देख पा रहे हैं, आप जरा समझिए, गुणज और भाजक समझिए, यानी अपवर्त्य और अपवर्तक। अगर कोई संख्या किसी दूसरे संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, अगर कोई संख्या किसी दूसरे संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे तो उस संख्या को हम लोग भाजक कहते हैं, यानी अपवर्तक कहते हैं। और जिस संख्या को वह विभाजित कर रहा है पूर्णतः, उस संख्या को हम लोग गुणज कहते हैं, यानी अपवर्त्य कहते हैं। तो आप डिफिनीशन याद रखिएगा, वैसी संख्या जो किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे उसे हम लोग भाजक कहते हैं, और जो संख्या को वह पूर्णतः विभाजित कर रही है उसे हम लोग गुणज या अपवर्त्य कहते हैं। अगला है यूक्लिड का विभाग लेमा। इसका एक और नाम है विभाजन प्रेमिका कहिए, या एक और नाम है भाग एल्गोरिथम। ये भाग एल्गोरिथम जो होता है, भाग ही है, डिवीजन ही होता है। आप पता है, आपको डिवीजन आप बच्चे में पढ़े होंगे कि डिवीजन में एक फॉर्मूला पढ़ना था, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल। वही फॉर्मूला यहाँ यूज होता है। तो क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल। यहाँ कंडीशन है कि जो शेषफल होता है वह हमेशा या तो 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है, लेकिन शेषफल जो है भाजक से हमेशा छोटा होता है। ये आपको ध्यान रखनी है कि जो शेषफल है वह भाजक से हमेशा छोटा होता है और 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है। ठीक है, अब इसी को हम लोग अंग्रेजी में शॉर्टकट में कहते हैं a बराबर BQ प्लस R। यहाँ a और b जो है वह दो संख्या है जिससे हम लोग भाग करेंगे। a जो है जिसमें भाग करेंगे, b है जो जिससे भाग करेंगे, और q जो है भागफल है, r जो है शेषफल है। यहाँ लिखा गया है कि शेषफल जो है 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है, लेकिन b से हमेशा छोटा होता है। 5 बातें और लिखी गई है, इन 5 बातों को आप ध्यान दीजिए कि अगर a और 1 का महत्तम निकाला जाए, महत्तम समापवर्तक निकाला जाए, तो हमेशा आप याद रखिएगा कि महत्तम 1 आएगा। a और a दोनों a रहे और दोनों a का अगर मौसा निकाला जाए तो मौसा a आता है। a या 0 का मौसा निकाला जाए तो a आता है। a या b का मौसा निकालिए या b या a का मौसा निकालिए, उतना ही आएगा, बराबर आएगा। और भाग लेमा आप जान रहे हैं a बराबर BQ प्लस R, तो अगर a b का मौसा निकालिएगा
तो बी आर का मौसा दोनों बराबर आएगा। कैसे, आप ये समझिए, अगर आप ए में अगर बी से भाग दीजिएगा तो यहां जो लिखिएगा क्यू लिखिएगा और यहां कुछ ना कुछ लिखिएगा, और जो यहां बचता है उसे हम लोग शेषफल कहते हैं, आपको पता है। तो आप देखिए, अब फिर इसको बनाते हैं हम लोग, जो शेषफल बचता है इसे घेर देते हैं और ऐसे बनाते हैं। तो ये जो भाजक था यह भाज्य बन चुका है और ये जो शेषफल था वह भाजक बन चुका है। यह रिपीट होता है, पुनरावृत्ति होते रहता है और लास्ट में जो शेषफल 0 आ जाता है तो लास्ट जो अंतिम भाजक होता है उसे हम लोग महत्तम समावर्तक यानी HCF कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग को पढ़ने हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर 7 और 16 का HCF निकाला जाए यानी महत्तम समावर्तक निकाला जाए, तो आप कहिएगा कि 7 दूनी 14 और ये घटाइएगा तो 2 आ जाएगा और जो शेषफल है वह भाजक बन जाएगा और जो भाजक है वो अभाज्य बन जाएगा। फिर भाग में लगेगा 2 तिहाई 6 और फिर घटाइएगा तो पता चलेगा 7 में 6 गया 1 आया। जो शेषफल है वह भाजक बन जाएगा, जो भाजक है वह भाज्य बन गया। 1 के टेबल में 2 मरतब में आता है तो ये 2 में से 2 गया 0 हो जाएगा, यानी कि अंतिम भाजक यही आया, शेषफल 0 आया। तो अंतिम भाजक को ही हम लोग HCF कहते हैं, यानी यहां HCF आया 1, अंतिम भाजक 1 था इसलिए HCF 1 आया। इसी प्रकार से हम लोग को बनाने हैं। ये प्रश्न हम लोग बच्चे में पढ़ते थे, लेकिन इन्हीं प्रश्नों को हम लोग को सीरियल वाइज पढ़ना है, लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। तो हम लोग इसके बाद कल जो नेक्स्ट क्लास आएगा 3rd नंबर क्लास, वहां से हमारा क्वेश्चन शुरू होगा। जितने भी प्रश्न आपको नंबर सिस्टम में पढ़ने हैं वो सभी मैं आपको कोशिश करूंगा कि पढ़ाऊं। आपका बेसिक आज खत्म हो चुका है, तो कल मिलते हैं फिर। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक करें, कमेंट करें और मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं दिवाली की। थैंक यू।